उन सैनिकों को चकमा देके माया गिरी पर्वत से निकल जाती है। लेकिन अब सुबह होने को आई थी और अपने वादे के मुताबिक उस जंगल में आज उस मुखौटे वाले आदमी से मिलकर उसे उसके जहर को दबाने का जाना था। लेकिन वो अभी अपना ये चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहती, इसलिए वो पहले महल पहुंची। वो चुपके से अपने कमरे में चली गई। अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी महल में थोड़ी सी हलचल शुरू हो गई थी। उसने अपने कपड़ों के ऊपर ही काले कपड़े पहन लिए और अपने चेहरे को भी उससे ढक लिया। फिर उसने अपनी अंगूठी की दुनिया में से कुछ खास जड़ी बूटियां निकाल ली और उस चोरी के एक्यूपंक्चर किट को भी एक थैली में रख लिया और फिर छुपाते हुए महल से निकल गई। रागिनी जब जंगल के उस स्थान पर पहुंची जहां उसने रियान से मिलने का वादा किया था, तो हम लोग जानते ही हैं कि वो लोग रियान है, लेकिन रागिनी को इस बारे में नहीं पता, इसलिए उसे इस बात से भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब वो वहां पहुंची तो रियान वहां पहले से ही मौजूद था। रागिनी उसे देख के बोली, माफ़ करना बेवकूफ़ आदमी, मुझे थोड़ी देर होगी। रियान इस लड़की को अपनी छोटी आंखें करके देखने लगा। वो उससे मुंह से बेवकूफ़ कह रही थी, साथ आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे बेवकूफ़ कहे। जब रागिनी को उसकी ठंडी निगाहें खुद पर महसूस हुई तो बोली, अच्छा ठीक है, अब से तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बोलूँगी। उसकी आवाज़ रियान के कानों में किसी मिस्री की तरह गूंज रही थी। वो उसका नकाब हटाकर उसका चेहरा देखना चाहता था, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे इस लड़की की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। वो खुद भी हैरान था कि क्या वो इस लड़की का चेहरा देखना चाहता है। उसने तुरंत अपने ख्यालों को झटक दिया। रागिनी उसे कुछ सोचता हुआ देख के सीरियस आवाज़ में बोली, अगर तुम्हारा सोचना हो गया है तो मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर दूँ। ये कहकर रागिनी वहीं पर पेड़ से पत्ता तोड़ा और अपनी लाई हुई जड़ी बूटियों को पीसने लगी। थोड़ी देर में जब उसने जड़ी बूटियों को अच्छे से पीस लिया तो उसे एक लिक्विड देकर बोली, पी लो इसे। रियान बिना किसी हिचकिचाहट के उस लिक्विड को एक ही घूंट में पी लिया। ये देखकर रागिनी थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उसे लगा था एक बार तो वो इसके बारे में ज़रूर पूछेगा, लेकिन रागिनी की ये हैरानी भरे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आई। उसने रियान को ऊपर के कपड़ों को हटाने को कहा। रियान उसकी हर बात बिना कुछ पूछे मान रहा था। रियान ने जब अपने ऊपर वस्त्र हटाए तो फिट और मस्कुलर सीना रागिनी की आंखों के सामने आ गया। उसका खुला हुआ सीना उसकी आंखों के सामने था। एक पल के लिए तो रागिनी उसे घूर रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी नजरें हटाते हुए पत्थर पर लेटने का इशारा किया। रागिनी कूद के मन ही मन बोली, ये मैं पागल हो गई क्या मैं इसके बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। फिर उसने तुरंत अपना तैयार किया और लेप उसके खुले सीने पर लगाना शुरू किया। इस लेप के लगाने के बाद उसने चांदी की सुइयों से उसे अहम जगहों पर चुभा दिया। थोड़ी देर वैसे ही छोड़ने के बाद रागिनी ने उन सुइयों को निकाल दिया। उसकी सुइयों को निकालने के तुरंत बाद रियान ने अपना ऊपरी कपड़ा पहन लिया। रागिनी से देखते हुए बोली, इस प्रक्रिया से मैंने तुम्हारे पूरे जहर को सीने में सील कर दिया है। ये सील सिर्फ 1 ही महीने तक रहेगी। अगले 1 महीने बाद मैं तुम्हें यही मिलूंगी। मैं तुम्हें इसकी दवाइयाँ दे दूंगी, लेकिन इस 1 महीने में अपने आध्यात्मिक शक्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। ये कहकर रागिनी तुरंत वहाँ से रियान की कोई बात सुने बिना ही भाग गई। वो जल्दी निकल गई, क्योंकि अब तक सुबह हो चुकी थी। अगर वो दक्षिणी महल नहीं पहुंची तो बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता था। रियान उससे कुछ पूछना चाहता था कि अगर वो 1 महीने पहले उसे मिलना चाहे तो कैसे मिले, लेकिन रागिनी उसकी कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से चली गई थी। रागिनी के जाने के बाद रियान ने अपना मुखौटा निकाल दिया और उसका हैंडसम चेहरा सामने आ गया। उसने अपनी जेब से एक टेलीपोर्शन ताबीज़ निकालने के बाद एक ही पल में वहाँ से गायब हो गया। रियान वहाँ से गायब होकर सीधा अपने आकाश महल में के युद्ध प्रांगण में प्रकट हुआ। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। ये जगह पूरी तरह खाली थी। वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी एक परछाई इसके पीछे से उस पर तलवार पर हमला कर दिया। रियान ने बिना भाव से अपना हाथ ऊपर किया, जिससे वो तलवार उससे दूर जा गई। रियान पीछे मुड़ा तो सामने एक लड़की खड़ी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसकी कल मायागिरी पर्वत पे रागिनी से झड़प हुई थी। वो लड़की गुस्से से बोली, मैं तुम्हें एक दिन हरा के ही दम लूँगी, देख लेना। रियान ने बिल्कुल ठंडे आवाज़ में कहा, अगर तुम्हारा बोलना हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो लड़की हंसते हुए बोली, क्या डर गए? वैसे मैंने नहीं सोचा था कि महान देवता एक लड़की से डर जाएंगे। ये कह के वो हंसने लगी। उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन थे। रियान उसे इग्नोर करके अपने कमरे में जाने लगा।
वो लड़की भी कुछ ना कुछ बोलते हुए उसके पीछे ही जा रही थी। उसकी हर एक बात रियान को गुस्सा दिलाने के लिए ही थी, लेकिन रियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की भी रियान के पीछे ही पीछे उसके कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही रियान एक कुर्सी पे बैठ गया और वो लड़की भी उसके सामने बैठ गई, पर उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जहाँ बाहर बाहर उसके चेहरे पर थोड़े गुस्से और घमंड के एक्सप्रेशन थे, वही बाहर आते ही उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो सीरियस आवाज़ में बोली, माफ़ करना कि मुझे ऐसा आना पड़ा। चलो चलो गैस करो, बताओ ये लड़की कौन है और इसका रियान से क्या रिश्ता है। फिर वो लड़की आगे बोली, बड़े भाई रियान दूसरे भाई को यहाँ आने की खबर लग गई है और उन्होंने मुझे अपनी पूरी नज़र बाहर बना रखी है। वैसे आपके कहने पर मैं कल मायावी पर्वत गई थी, अपने इस घमंडी वाली नौटंकी के चक्कर में खामखा एक लड़के से हार गई। वैसे जो बोलो काबिल तो थी। उसकी बात सुन रियान की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन वो फिर से ठंडी हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सैनिकों की टुकड़ी में भी दूसरे बड़े भाई के जासूस है, इसलिए तो आपसे मिलने के लिए आपसे लड़ने के बहाने आना पड़ा मुझे। फिर उस लड़की ने अपने आस्तीन में से एक जेड निकाल कर रियान को देते हुए कहा, आपने जो कहा था वो तो नहीं मिला, पर ये जरूर मिला। अब मैं चलती हूँ, अगर ज़्यादा देर तक रुकी तो किसी को शक हो सकता है। बाहर निकलते उस लड़की के चेहरे पर चिढ़े हुए एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वो अपने पैर पटकते हुए रियान के कमरे से चली गई। आपकी हिम्मत भी कैसे मुझे कमरे से बाहर निकाल के, लगता आप भूल गए कि मैं भी एक राजकुमारी हूँ। ये कहकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए सातिर मुस्कान उभरी, लेकिन किसी के नजर आने से पहले ही गायब हो गई। तो इस लड़की का नाम है रुआनिका। ये भी कुछ रागनी की जैसी है, मतलब ये पूरे साम्राज्य में जिद्दी और आइडियल राजकुमारी के नाम से जानी जाती है, पर असल में बहुत ही सुलझी हुई चालाक है। इसकी ये सच्चाई सिर्फ रियान को पता है, यहाँ तक कि महाराज को भी रुहानिका की सच्चाई नहीं पता। तो आप लोग सोच ही रहेगा, अगर ये इतनी चालाक है तो कल बेवजह रागनी से क्यों लड़ी। चलिए आपको बता ही देते, कल ये छोटे युवराज को ढूंढने के बहाने महल से बाहर निकली थी, ताकि रियान को जेड चाहिए था वो ला सके, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए दूसरे भाई ने बहुत सारे सैनिक गुप्त रूप से इनके पीछे थे। इनकी सुरक्षा तो एकमात्र बहाना था, वो इन पर नज़र रखे हुए थे। इसलिए जब उन्हें ये जेड पेंडल मिल गया तो फिर भी वह उसे लेने के बजाय आगे बढ़ गई। सैनिकों का ध्यान भटकाने का वो उपाय सोच ही रही थी, तभी उसे रागनी नजर आई और रागनी के साथ युद्ध लंबा खींच सके, इसलिए तो वो भी मान गई बिना आंतरिक शक्तियों के युद्ध के। उसने सोचा था कि वो जानबूझकर हार जाएगी, फिर अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा देगी, जिससे रागनी को बलि का बकरा बना के अपना काम कर लेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी रागनी से हार गई। उसे थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन सब कुछ आखिरी उसके प्लान के मुताबिक ही हुई। उसने सारे सैनिकों पर गुस्सा करते हुए रागनी के पीछे भेज दिया और खुद वहाँ से भाग गई। भले ही वो हार गई, लेकिन फिर भी उसका काम तो हो ही गया था। वहीं दूसरी तरफ रागनी चुपचाप महल में जाके सो गई। उसने बिन्नी को खाना लाने से मना कर दिया। बिन्नी को भी रागनी की चिंता होने लगी, लेकिन रागनी ने उसे कह दिया कि उसे भूख नहीं है। रागनी को थक जाने के कारण बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए वो सो गई। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में रागनी ने रात से महल से जाना बंद कर दिया। वो उस कमरे में बंद रहती, बस खाने के लिए कमरे से बाहर निकल लिया खाना कमरे में ले आकर खा लेती। उसकी इन 4 दीवारियों से बिन्नी को बहुत टेंशन होने लगी। उसे लगता था कि रागनी की तबीयत तो खराब नहीं होगी। भाई रागनी महल में ही रहकर अपना समय और ज़्यादा अलग अलग जहर बनाने के उपायों की किताबें पढ़ती और फिर अंगूठी की दुनिया में जाकर अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाती। इसी बीच उसका छोटा ड्रैगन अंगूठी में कई दिनों से सोया हुआ था। सोने के मामले में वो रागनी से भी तेज था। रागनी जब उसे महल लेकर वापस लौटी तो एक बार ही अंगूठी के अंदर गई थी, तो वो सो चुका था। उसके बाद रागनी कई बार अंगूठी की दुनिया में जा चुकी, लेकिन वो ड्रैगन अभी भी सो रहा था। यार मुझे तो लगता है ये ड्रैगन सोने में भी कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इसलिए रागनी ने उसे देखना छोड़ दिया, बल्कि अब वो अंगूठी की दुनिया के वो एक कमरे में रहकर कुछ बनाने की कोशिश करती रहती थी। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन बीत गए, तब जाके रागनी अपने प्रयासों में सफल हुई। रागनी एक शीशी को देखते हुए बोली, आखिरकार मैं कामयाब हो गई कि ये एक जादुई दवाई है रागनी ने बनाई, जिसे पीने के बाद किसी भी जहर का असर बेअसर हो जाएगा और तो और शक्तियों का एक रैंक बढ़ भी जाएगा। रागनी अपने इस आविष्कार से बहुत खुश थी। इस वक्त अपनी शक्तियाँ 5वें स्तर के आंतरिक साधक तक पहुंच गई थी। इतनी जल्दी शक्तियाँ और वो जड़ी बूटियों की मदद से हासिल कर पा रही थी।
रागिनी ने जब बाहर जाना बंद कर दिया तो वो इन दिनों में अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में लगी थी। उसने एक खास दवा भी बनाई थी जिसका इस्तेमाल करने से कोई भी जहर बेअसर हो सकता था। यह दवाई बनाने में उसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी क्योंकि उसने इन दवाइयों का आविष्कार अपने पिछले शरीर में रहते हुए तैयार किया था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि कैसे दवाई और सही तरीके से तैयार हो जाएगी। इन 10 दिनों में उसकी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। बाहर क्या हो रहा वो इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। फिलहाल उसे बस बहुत ही नींद आ रही थी, इसलिए रागिनी आराम से सो गई। लेकिन शायद बेचारी किस्मत में नींद लिखी ही नहीं थी। उसके हाथ की अंगूठी चमकने लगी और वो छोटी सी गिलहरी ची ची करते हुए बाहर निकली। वो रागिनी के पास जाके ची ची करके उठाने लगी। बेचारी कह रही थी, मालकिन बचाओ, मालकिन बचाओ, उठो मालकिन, ये हाथी घोड़े बेचने के बाद में सो लेना, फिलहाल उठो। उसकी इस चीची चीख से आखिरकार रागिनी की नींद खुल गई। वो गुस्से में उस गिलहरी को देखते हुए बोली, क्या इतना शोर क्यों मचा रही हो, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। गिलहरी तो कहना चाहती थी, भूत नहीं मालकिन, भूत से भी कुछ भयानक देख लिया मैंने, लेकिन रागिनी को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। रागिनी ने उसे हमेशा की तरह पूंछ से पकड़ उल्टा लटका दिया। अगर ऐसा ही मेरा दिमाग खराब करती रही ना तो मैं तुम्हें वापस उसी जंगल में फेंक दूंगी। छोटी गिलहरी रागिनी की इस धमकी से तुरंत डर गई और बिना कुछ बोले अंगूठी की तरफ इशारा करने लगी। उसका इशारा देखकर रागिनी बोली, तुम चाहती हो कि मैं अंगूठी की दुनिया में जाऊं? गिलहरी जोर जोर से अपना हाँ में सिर हिलाने लगी। रागिनी थोड़ा आलसपन के साथ बोली, अरे सुबह ही तो वहाँ से वापस आई, देखो मुझे बहुत ही नींद आ रही है। लेकिन उसी गिलहरी जैसे जिद पर ही अड़कर बैठ गई थी। आखिर में हार मानकर रागिनी भी मान गई। रागिनी जैसे अंगूठी की दुनिया में पहुंची, उसकी नींद तो जैसे हवा ही होगी। ओ ये क्या, कैसे हुआ? उसकी गिलहरी जोर से ची 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 करने लगी। वो बोल रही थी, मालिकिन ये तो कुछ भी नहीं है, असली मुसीबत तो कुछ और ही है। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ कि क्या हुआ। उस जादुई दुनिया में ढेर सारी जड़ी बूटी के पौधे थे जो कि अब आधे भी नहीं बचे थे। कोई इस जमीन को देखकर कह ही नहीं सकता था कि भी यहाँ जड़ी बूटियों का भंडार हुआ करता था। वो अपने गिलहरी की तरफ देख के पूछने, क्या और कैसे हुआ? गिलहरी चींची करते हुए, अरे बालकिन, कब से आपको यही मैं बताना चाहती थी, लेकिन आप तो सुनने को लिए तैयार ही नहीं थी। तभी रागिनी के पीछे देख के और जोर से ची 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 करके रागिनी के पीछे छुपने लगी। वो बेचारी कह रही थी, मालकिन बताओ ये प्राणी यहाँ कैसे आया? ये मुझे खा जाएगा, जैसे देखो कैसे घूर रहा है, मुझे जैसे अभी के अभी कच्चा चबा जाएगा। जब रागिनी उस दिशा में देखती तो ये वही ड्रैगन था जिसे वो यहाँ लेके आई थी। जैसे वो यहाँ आया था वो एक जगह पर आराम से सो रहा था, इसलिए उस छोटी गिलहरी को इसके बारे में नहीं पता था। वो ड्रैगन भाग के रागिनी की तरफ आता और उसके पैरों से लिपट जाता। उस दिन के मुकाबले ये थोड़ा सा बड़ा था। उसके सिर से हिलाने के लिए रागिनी अपने घुटनों के बल बैठ गई। वो ड्रैगन भी रागिनी को अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर देख रहा था, वो ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में फील करता है। उस ड्रैगन को इतना मासूम बनते देख छोटी गिलहरी रागिनी के पीछे से बाहर आई और ची 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 करने लगी। अरे मालकिन, इसी ने तो अपने हस्ती खेलती जड़ी बूटियों के पेड़ पौधों को चपत कर दिया और अब ठाकर भी नहीं ली। रागिनी का ध्यान जब गिलहरी के इशारों पर गया तो उसे समझ आया कि उसके मासूम शक्ल वाले ड्रैगन ने ही सब साफ चटा कर दिया है। शायद इतनी सारी जड़ी बूटियों को खाने से ही इतनी जल्दी बड़ा हो गया। रागिनी को तो उस पर गुस्सा करने का मन कर रहा था, लेकिन उसके मासूम आंखें देखकर वो पिघल गई। जब गिलहरी ने देखा कि रागिनी उसे कुछ नहीं कह रही है सिवाय इसके कि अगली बार ऐसा मत करना, तो वो चीख चीख करके बोलने लगी, वाह मालकिन वाह, मुझे तो हर छोटी सी बात पे उल्टा लटका देती हो, लेकिन इसको तो इसके कल के आए ड्रैगन को ऐसे माफ़ कर दिया, चीटिंग। रागिनी को उसकी चीची जो समझ भी आ रही थी, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन ड्रैगन ने उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और वो आसपास देखने लगे कि कितनी जड़ी बूटियां बची है। रागिनी के सामने तो वो ड्रैगन बिल्कुल मासूम था, लेकिन जब रागिनी की नज़र उस पर नहीं थी तो उस गिलहरी को ऐसे घूर रहा था जैसे कि आंखों से ही भस्म कर देगा। उसकी धमकी वाली आंखों से डर के वो गिलहरी तुरंत रागिनी के पीछे भाग गई। मालकिन, अरे मुझे अकेला मत छोड़ो, नहीं तो ये रक्षक मुझे साफ चट कर जाएगा। उसके कुछ इशारों को रागिनी समझने लगी थी, इसलिए उस इशारे को भी समझ कर उसे कंधे पे बैठा ले। रागिनी को कंधे पर आके वो गिलहरी पीछे मुड़कर ड्रैगन को एक लुक देती है, जैसे बोले, मालकिन के होते तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं मालकिन के साथ तुझसे भी पहले से ही थी।